कानपुर देहात में यमुना नदी अपना कहर बरपा रही है। यमुना नदी खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है। लगातार तेजी से बढ़ रहे जलस्तर ने सैकड़ों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। गांवों का संपर्क मार्ग टूट चुका है। नाव के सारे लोग निकलने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों के आवागमन के लिए सिकंदरा क्षेत्र में 8 नावों की व्यवस्था की है। बाढ़ के हालात ये हैं कि लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। बहुत से परिवार गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने छतों पर सामान रख लिया है और वहीं रह रहे हैं। यमुना नदी में आई बाढ़ से बिजली के खंभे भी पानी में डूब गए हैं। बिजली न आने से मजबूर हो ग्रामीण अंधेरे में रह रहे हैं। किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं और झोपड़ी बाढ़ के पानी में उतरा रही है। यमुना के रौद्र रूप से क्षेत्र में चारों तरफ पानी ही पानी का मंजर दिखाई दे रहा है। बाढ़ क्षेत्र की ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के लिए मीडिया की टीम क्षेत्र में आई बाढ़ का जायजा लेने के लिए नाव में बैठकर बाढ़ पीड़ितों से मिली और बाढ़ पीड़ितों के हालात जानने के लिए उनसे बात की। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है। सैकड़ों की संख्या में गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग अपने घरों का सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग छतों पर सामान रखकर रह रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा नाव तो लगा दी गई है, लेकिन कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। वहीं राजपुर ब्लॉक प्रमुख राकेश कटियार और जिला पंचायत सदस्य आशीष कटियार व जिला पंचायत सदस्य आनंद बाबू गौतम की टीम बाढ़ पीड़ितों से क्षेत्रों में मिलने पहुंची, जहां बाढ़ पीड़ितों को ड्राई फ्रूट बांटे और अंधेरे घर में उजाला करने के लिए मोमबत्ती भी दिए, जिससे लोग घरों में उजाला कर सकें। सदस्य जी, आज आपके क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित है, कई गांव डूबे हुए हैं, कितना नुकसान है और कितने गांव इसमें प्रभावित हैं? यहाँ पे आज हम लोग सुबह से दौरा कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से हम लोग घर से निकले थे। सबसे पहले हम लोग बैजामुँह पहुँचे, तो बैजामुँह गांव पूर्ण रूप से जो नीचे स्तर पे था तो पूर्ण रूप से डूब गया है, और जो ऊपर मकान गांव के बाहर लोगों ने बना के रखे हुए हैं वहाँ पानी नहीं पहुँचा है। लगभग में 80% घरों में पानी घुस गया है। तो बैजामुँह के साथ साथ महदेवा और आपका जयसलपुर, गौरी, बांगर, और जानकारी मिली है कि गोहानी में भी बाढ़ का बहुत अधिक मात्रा में प्रकोप है। तो सारे गांवों का सर्वे कर रहे हैं हम लोग। साथ में प्रमुख जी हैं, समाज सेवी रामू कटियार जी भी हैं। किस तरह से ग्रामीणों को हेल्प दिलाई जाएगी आपके द्वारा? सबसे पहले तो जो गांव में लोग फंसे हुए हैं उनका अनाज रखा हुआ है और भूसा है, जो भी है उनका सामान है, उसको सबसे पहले हम लोग बाहर निकलाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन को कोई लिस्ट वगैरह आपके द्वारा मुहैया कराई जा रही है? हाँ, अभी हमारे प्रमुख जी ने एसडीएम साहब से बात की है और हम लोगों ने भी अपने उच्च अधिकारियों से बात करके उनको सूचना दी है। क्या नाम है आपका? फूल कुमारी जी, आप यहाँ टेंट के नीचे रह रही हैं, क्यों रह रही हैं? जमुना की वजह से। जमुना किस गांव में रहती हैं आप? महदेवा। क्यों, क्या कंडीशन है आप यहाँ पे रह रही हैं? जब घर डूब गया, कच्चू घर है तो भाग गए, लेंटर हो तो वही ऊपर चढ़ जाते। अब जब कच्चू है तो जमुना बाहर और जी। अच्छा, तो कोई अभी प्रशासन का अधिकारी आपके यहाँ आया कि नहीं आया? वो नहीं आओ, और सब पार्सल आए थे, सब कुछ कह जा दे, कच्चू नहीं कौन। कुछ खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था की गई? नहीं मिली, बिस्कुट छोड़ो, वो अब नहीं मिली, पार्सल बिस्कुट मिली थी बस। कब से आप यहाँ रह रही, कितने दिन हो गए? अब हम कल आए डेरा लेकर। अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ नहीं आया? तिरपाल अब हाल आओ जरूर एक बस, और कुछ हमें नहीं मिल रहा। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम सतपाल है। सतपाल जी, यहाँ पे ट्रैक्टर खड़े, तिरपाल टांग के लोग क्यों रह रहे हैं, क्या है? ये बाढ़, हम लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। किस गांव में? महदेवा गांव में। तो यहाँ क्या प्रशासन अभी तक आया कि नहीं आया? प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं है? कोई अधिकारी नहीं आया। फिर आप लोग? हम आप ऐसे अपने आप पलायन कर रहे हैं, ऐसे पड़े हुए हैं। कोई ना मुझे खाने की व्यवस्था है ना कुछ है, और मेरे लिए रास्ता भी नहीं है जो हम गाँव से कर सकते हैं। अच्छा, कितना क्या नुकसान है आप लोगों का? हमारा बिल्कुल घर सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा हमारे पास। जो कोई गल्ला था वो लेके चले आए, खाने आने की व्यवस्था है कुछ भी नहीं। प्रमुख जी, आज यहाँ पे बाढ़ग्रस्त आई है, कैसा सर्वे में कितना नुकसान निकल के आ रहा है? यहाँ नुकसान का कोई भरपाई कर पाएगा क्या? इतना नुकसान है कि कहा नहीं जाता। सब जानवर से लेके आदमी, पूरा गल्ला, सभी प्रकार के नुकसान है यहाँ। तो आपके द्वारा क्या क्या इंतजाम करवाए जा रहे हैं? अभी मैंने बिस्किट बांटे हैं यहाँ पे, और बाकी कॉलोनी और जो भी सर्वे हो जाएगा कॉलोनी और वगैरह सब दिया जाएगा। और क्या इसके द्वारा अभी तक अपने विकासखंड में कितने गाँव का सर्वे किया गया, क्या?
अभी यहाँ पे 4 गांव लगभग पीड़ित हैं। बैजामऊ, महादेवा, जयसलपुर, गवानी और गौरी बांगर, जयसलपुर महदेवा। जयसलपुर महदेवा में इस समय में चल रहा हूँ और जो भी है शासन द्वारा जो भी सुविधाएं हैं यहाँ पे सर्वे करा के 90% दी जाएंगी इनको और 90%। वहीं सांसद भोले सिंह के निर्देश पर उनके भाजपा जिला अध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से मिलकर उनका हाल जाना, वहीं गांव-गांव जाकर बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट बांटे। अध्यक्ष जी, जनपद में बाढ़ एकदम यमुना जी का पानी बढ़ा है, कई गांव डूबे हुए हैं, क्या स्थिति है और आपके द्वारा क्या मदद उनको दी जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर जमुना जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, इसके कारण से कई गांव क्षेत्र के प्रभावित हैं। अभी कई गांवों में हम लोग क्षेत्रीय उप जिलाधिकारी के साथ में का निरीक्षण किया है और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इस जल स्तर बढ़ने के कारण से उनकी अविलंब व्यवस्था करा रहे हैं। सरकार और संगठन दोनों इस पर अपनी पैनी निगाह रखते हुए और लोगों की मूलभूत सुविधाओं को पहले बहाल कराना, उनको ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट कराना, ये हमारी प्राथमिकता पे है। अध्यक्ष जी, लमसम कितने गांव होंगे दोनों तहसीलों को, भोगनीपुर और सिकंदर तहसील को मिला करके, जो इससे प्रभावित हैं? जमुना के किनारे के लगभग सभी गांव हैं और कहीं थोड़ा बहुत कम, कहीं ज़्यादा। तो इस तरीके से जो प्रथम दृष्टया जो ज़्यादा प्रभावित गांव हैं उन पर जाकर के और लोगों को शिफ्ट कराने के साथ साथ और उनकी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारी पहली प्राथमिकता वही है। आज न्यूज़ उत्तर प्रदेश की टीम जनपद कानपुर देहात के अमरोहा ब्लॉक के ग्राम दिवैर में पहुंची, जहां के प्रधान किशन भाई से मिली और वहां के प्रधान प्रत्याशी संदीप कुमार यादव जी से मिली और जानने का प्रयास किया कि गांव के विकास के लिए अपने क्षेत्र में क्या क्या काम कराएंगे, किन किन योजनाओं को लेकर के मैदान में आई है। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपने विचार किस तरह से प्रस्तुत किए हैं। आइए मिलते हैं ग्राम प्रधान किशन भाई से। क्या नाम है? किशन भाई। किस गांव से प्रधान बनी है? सरूपुर। ग्राम पंचायत दिवैर में। दिवैर में। गांव के लोगों ने आपको चुना है। हाँ। तो गांव के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबका सुख शांति देंगे और क्या है। आप अपना आशीर्वाद सबको दे रही हैं। क्या कहेंगे गांव को? गाँव को सबको सुख शांति देंगे और क्या है। और जरूरत वालों को जरूरत की पूर्ति कैसे करेंगे? जो वहाँ से मिलेगा सुझाव करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप कुमार यादव है। ग्राम पंचायत दिवैर, ग्राम स्वरूपपुर, आपने अमरोहा और सक्ती थाना, तहसील भोगनीपुर, कानपुर तहसील। आपसे एक प्रश्न है कि जब आप गांव के प्रधान बने, किन समस्याओं को लेकर गांव के प्रधानी पे आए? यहाँ पर समस्या ये रही है कि जब से जन्म हुआ प्रधानी का, जब से इसकी उत्पत्ति की गई प्रधानी की, जब से एक पहली बार मौका मिला है कि हमारे गांव में प्रधानी आई है। और आज़ादी के दौर से अब तक का मामला ये गांव अधूरा ही पड़ा था और कहीं न कहीं समस्याएं खड़ी हो रही थी कि कहीं पक्षपात, कहीं विपक्षपात, जातिवाद, अन्य वादों को लेकर के यहाँ तक कोई भी प्रधान नहीं बना। और जहाँ प्रधान नहीं बनता है, शायद आपको मालूम होता है कि वहाँ क्या हो रहा होता है। लोगों को जो जागरूकता होनी चाहिए, जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उन्हें लाभ से कहीं न कहीं वंचित रह जाते हैं लोग। तो इन सब समस्याओं को लेकर के हमारा जो गांव है, क्षेत्र है और जो हमारी समाज है, आज हम समाजवाद में जुड़े हुए हैं, तो उसको लेकर के प्रश्न उठा कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे गांव में प्रधानी आए और हम सभी उसके पात्र हों जिसके हम लायक हैं। अब आपके पास प्रधानी आ चुकी है जी। अब आप गांव में प्राथमिकता के तौर पर कौन सा कार्य कर रहे हैं? प्राथमिकता के तौर पर तो मेरा सबसे मेन उद्देश्य है कि गांव की शिक्षा के ऊपर जोर देना। सबसे मेन, आज हम शिक्षा से अगर लड़ाई लड़ सकते हैं तो हम आगे अपना भविष्य सुधार ले जाएंगे और संस्कार ही हमारी लड़ाइयों को दूर कर सकती है। संस्कार के तौर पर शिक्षा आती है हमारी। सरकारें हमारी नहीं चाहेंगी या नहीं कर पाएंगी कि हम लोग आपस में ना लड़ें या ना भिड़ें। शिक्षा ये जो रोक सकती है, सरकार नहीं। दूसरी जो बनती है कि जाके शिक्षा को लेकर के दूसरा हमारा आवास सुंदर हो, जहाँ पर हम रह रहे हों पर गंदगी ना हो, हमारी सड़क अच्छी हो
पशु वगैरह की जो व्यवस्थाएँ हैं वो गांव से बाहर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है जो हमारे लिंक रोड जुड़े हुए हैं हमारे ग्राम से, वहाँ तक के लिए एक सुंदर सा रास्ता हो जिससे हमें टाइम आने में कोई हमें असमर्थी ना हो। गांव में उत्तम लाइट की व्यवस्था हो और जो व्यवस्थाएं अपने तालाब वगैरह हों वो स्वच्छ मिशन पे तौर चले। और यहाँ पर जो लेकर के सरकार ने मिशन चलाया है कि स्वच्छ भारत अभियान का, उसमें जैसे कि आ जाता है कि गंदगी को लेकर के कहीं गंदगी ना हो, हम बाहर न जाएं, शौचालय हमारे घर पर हो और बीमारियों से हम दूर रहें। आपसे एक प्रश्न और है जी कि समाज में युवा वर्ग जी जो खेल के लिए, दौड़ के लिए, अपने शरीर को बनाने के लिए सड़कों पर दौड़ता है, जी क्या आप चाहेंगे कि आपके गांव में एक ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए? प्रयास है हमारा, क्योंकि अभी तक तो जो मामला आप बताए हैं कि ये 70 सालों से या आज़ादी से अब तक ये गांव सारी जो भी योजनाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, इनसे कहीं न कहीं वंचित रहा है। तो प्रथम व्यवस्था तो देखें कहीं हमें जगह मिले, सरकार द्वारा मुहैया कराई जाए। जीएस होते हैं, ग्राम समाज की जगहें होती हैं, कोई पर्सनल जगह पर कब्जा तो करने नहीं देगा। कुछ सरकार की मदद, कुछ हम गांव वालों की मदद से हम एक खेल का मैदान बनाएं, जैसे कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बनवाएं और उसके बीच में एक ऐसी व्यवस्था हो जहां पर हमारे लड़के शारीरिक जो भी व्यवस्थाएं हैं पूरी कर सकें, खेल कूद अपना कर सकें, अपने शरीर को मेंटेन कर सकें, सुबह सुबह अपना टहलना फिरना वगैरह इसकी पूर्ति। महिला सशक्तिकरण का जैसे कार्यक्रम चल रहा है कि महिलाओं को घर में बैठ कर के रोज़गार उपलब्ध कराए जाएँ, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो बराबर योजनाएं आया करती हैं सरकार द्वारा, और जो योजनाएं आती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ कर चढ़ करके हिस्सा लेना हमारा सरकार से, ब्लॉक से, तहसील से, जिला से और प्रदेश से जो भी योजनाएं हैं उनको ला करके हम गांव में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं सरकार देंगी उन पर हम बल देंगे। वृक्षारोपण इस समय अभियान चल रहा है। यार बहुत अच्छी आपने बात की है वृक्षारोपण की। तो वृक्षारोपण मामला ये बनता जा करके कि कहीं न कहीं हमें अभी ये कोविड चल रहा था, कोविड से जो समस्याएं सिर्फ यही हुई जाके कि हम बीमारी से लड़ने में कहीं न कहीं असमर्थ रहे हैं। असमर्थ के कारण ही आज वृक्षारोपण का मामला है। पेड़ कम हो रहे हैं, लोग कहीं काट रहे हैं, 10 पेड़ लगा नहीं रहे पेड़। तो हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ही नहीं, हम भले ही 4 पेड़ लगाएं लेकिन वो चारों पेड़ हम जिंदा रख सकें। कोविड वैक्सीन की इस समय महामारी चल रही है, तो वैक्सीन को लेकर आप क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन को लेकर के शुरुआती दौर में लोगों को दिक्कतें थी और शुरुआत में हमने अपने ग्राम में हमने स्वयं पर ही पूरा प्रैक्टिकल करवाया, अपने घर में सारे लोग वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन करवा करके जो हमारे गांव के लोग थे उन्होंने देखा कि प्रधान जी ने अपने घर में ही वैक्सीनेशन करवाया है और उसका जो सामने रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में ये आया कि हमारे घर के सारे जो स्वस्थ हैं और उनको शुरुआती घंटे 2-4 घंटे की दिक्कत हुई लेकिन अब सब स्वस्थ हैं। और वैक्सीन लगने से जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, घुटनों में दर्द है, सर का दर्द है, ब्लड प्रेशर हाई लो होना, इन समस्याओं से निदान मिला। मेरी जो चाची हैं कि वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी, लेकिन वैक्सीनेशन के दौर से आज वो कहीं न कहीं हमें 90% स्वस्थ दिखाई दे रही है। आप अपने समाज को, गाँव वासियों को क्या अंत में कहना चाहेंगे? अपने समाज के लिए तो हम ये सबसे बड़ा कहेंगे कि बहुत एक जो हमारे समाज ने सहयोग किया हमारा ग्राम प्रधान बना के, इस ग्राम प्रधानी के लिए जाने कितने लोग कट मर जाते हैं, कौन क्या कर जाता है जाके, इसका हमारे पास न तो कोई शब्द हैं उनका अभिनंदन करने के लिए, उनको धन्यवाद के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस यही चाहूँगा कि इनका ये कर्ज है, जिस तरीके से उन्होंने एक प्रधान बनाया है उनसे हम कई गुना ज़्यादा बढ़ करके उनकी अच्छे बुरे वक्त में ग्राम के ही नहीं, हमारे क्षेत्रवासियों के नहीं, हम अपने प्रदेश में जो भी हमारे संपर्क में आए उनका बहुत अच्छे सहयोग करें और उनको आगे ले जाने की हमें जो भी रास्ताएं दिखाएं और वो हमें दिखाएं, उनको दिखाएं। एक दूसरे को जागरूक करना चलना ही हमारा परम कर्तव्य है। आज आपने जैसे बताया कि हम समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी, नहीं बताया। तो आज हम एक समाज से जुड़े हुए हैं, समाज में हम सब लोग आ जाते हैं। ठीक है, बस यही समाज से। और हमारे यहाँ पर कोई पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी से नहीं, हम उस पार्टी से हैं जो पार्टी हमारे समाज का हित करे, हमारे समाज को ऊपर ले जाए, हमें कहीं न कहीं पक्षपात, विपक्षपात, जातिवाद, धर्मों से दूर ना करके हमें एक रास्ता दिखाए और एक रास्ता में एकजुटता दिखाए। धन्यवाद। उस रास्ते पर हम चलना चाहिए धन्यवाद। और वही हमारी पार्टी है। ओके, धन्यवाद। अंजू जी हैं और उनके प्रधान प्रतिनिधि के रूप में
हमारे बीच में संजय पाल जी है और मिलते हैं उनसे, जानते हैं कि आज अपने गांव के विकास के लिए वो क्या क्या मुद्दे लेकर आए, कैसा विकास कराना चाहते हैं। क्योंकि हर आदमी का चुनाव में यही होता है कि हम नाली बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, खरंजे बनवाएंगे। हमारी उनकी बातचीत हुई तो ऐसा लगा कि उन्होंने अलग से कुछ गांव में हटकर विचार काम करने का किया है। जानते हैं उन्हीं के द्वारा कि वो गांव में किस तरह का काम कराना चाहते हैं, जनता के हित में क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे एक मिसाल ब्लॉक के अंतर्गत अपने गांव को देना चाहते हैं। आइए मिल प्रधान जी से। तो अभी अपने सभी ग्रामवासियों को हृदय से आभार और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमारे जो सोच है उसको एक नई दिशा देने का प्रयास जो हमारी गांव की जनता ने किया है हमें चुन के, तो हम सबसे पहले तो प्रयास ये करेंगे कि जिस भाव से उन्होंने हमें चुना है हम उस भाव को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। हमारे गांव की जो परिस्थितियां हैं, मतलब जो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में है या जो हमारे अंदर जो कुरीतियां हैं, सबसे पहले तो प्रयास ये है कि हम जो जात धर्म के नाम पे हम लोगों को जो अलग अलग किया जा रहा है उसको हम थोड़ा विचार ये कर रहे हैं कि उनको थोड़ा अलग रखा जाए, समानता का भाव गांव में एक डाला जाए और इसके साथ साथ में जो भी हम कार्यक्रम गांव में चलाएं, चाहे विकास के हों, चाहे खेलकूद के लिए हों या शिक्षा के लिए हों, वो पूरा गांव एकजुट होकर एक समरसता के रूप में उसको चलाएं। गांव के विकास के लिए, युवाओं के लिए आपने क्या सोच रखा? युवाओं के लिए गांव में तो पहली प्राथमिकता यही होती है कि उनको जो है आगे रोजगार के रूप में जो उनको दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि भाई उनके लिए फिजिकल मेंटेन करो और भर्ती जाओ। हमारी सोच ये है कि गांव में इसके अतिरिक्त जो लड़के अपनी तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए शुभकामनाएं, पर जो लड़के तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए, बाहर से कुछ चीज़ें गांव में लेके आएँ जो गांव के विकास में एक रोजगार, एक हाथ को रोजगार नहीं 20 हाथ को रोजगार दिलाएं। प्रयास करें, हो सकता है हमें जानकारी ना हो, उनको जानकारी ज़्यादा हो, तो उस चीज़ के लिए हमारा मतलब ये है कि जितने युवा हैं साथी हमारे, उनमें ये उमंग रहे कि हमारे पूरे गाँव को हमें विकास की ओर ले जाना है और एक पूरे क्षेत्र में रोल मॉडल के रूप में हमारे गाँव को दिखाना है। इसके लिए गांव की महिलाओं को आपका सहयोग चाहिए। जैसा कि एक नारी शक्ति मिशन योजना के अंतर्गत महिलाओं को कार्यक्रम घर में बैठे दिए जाते हैं, उस पर आप महिलाओं के लिए कुछ कार्यक्रम लाएंगे? महिलाएं तो हमारे गांव की रीढ़ है, हमारे समाज की रीढ़ है। उनके लिए तो बस यही हम कह सकते हैं कि उनके बिना तो मतलब एक परिवार नहीं चल सकता है, तो गांव क्या चलेगा। और अगर सहभागिता हमारे गांव में विकास के प्रति उनकी जितनी अच्छी होगी, और सहभागिता वो भी कैसे, क्योंकि महिलाएं जो चाहे वो कर सकती हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि उन्होंने अपने जब भी अपने जो उन्हें मतलब दिया जाता है पारंपरिक कार्य, उनसे जब अलग हटके उन्होंने काम किया है तो उसमें विजेता ही रही हैं। चाहे आप कोई भी महिला को देख लीजिए इतिहास में, चाहे आज देख लीजिए आप। गाँव की महिलाओं के लिए हमारा विचार ये है कि वो गाँव के विकास में जहाँ से, क्योंकि शिक्षित हैं महिलाएं, जितने सरकार के प्रयास चल रहे हैं शिक्षा के प्रति, तो जाहिर सी बात कि महिलाओं की शिक्षा बहुत अच्छी है हमारे गांव में। जो बहुएं आ रही, पढ़ी लिखी आ रही हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि वो महिलाएं पहले तो अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करें, कुछ ना करें तो अपने बच्चों को, अगल बगल जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का प्रयास करें, घंटा 2 घंटा समय दें। और इसके बाद अगर कोई उनके दिमाग में या उनके विचार में कोई नई चीज़ आती है, जैसे अभी हमने युवाओं के लिए कहा, तो वो बात लड़कों के लिए हो गई, ये बात महिलाओं के लिए। वो भी शिक्षित हैं, वो भी अपने कुछ विचार रखें कि गांव में हम कुछ नया काम करा सकते हैं, रोजगार पूरक, शिक्षा के क्षेत्र से हो या कुछ अदर से हो। तो इस तरीके से, क्योंकि इस समय ऑनलाइन माध्यम से सब काम चल रहे हैं, तो हम लोग उस जगह भी करें। साथ साथ में जो जागरूकता मिशन के जो कार्यक्रम गवर्नमेंट द्वारा बताए जाते हैं, सरकार द्वारा, उसमें भी अपनी सहभागिता बराबर दें। जैसे इस समय भारत जो है कोविड-19 से जूझ रहा है, एक महामारी, और जो हमारे पुराने लोग हैं उनको तो भाई जैसा उन्होंने सुना उन्होंने मान लिया। अब उस जगह पे अगर महिलाएं शिक्षित हैं तो वो जानती हैं कि इसका प्रभाव कितना बड़ा होगा,
कितना आगे चल के दिक्कतें आएंगी, क्या होगा। और आदमी अपने बच्चों के लिए जीवन यापन करता है, उन्हीं के लिए जी रहा, उन्हीं के लिए मर रहा है। अगर हम लोग उसी जगह पे कोविड-19 के लिए जो घर में महिलाएं हैं थोड़ी सी जागरूक होके अगर उस तरीके से बच्चों को, निवेदन भी है, बाकी सबसे निवेदन ये है कि उस चीज़ को वो लोग देखें कि ये महामारी आते आते रह गई और जो थोड़ी बहुत बची वो भी हम लोग हकिया देंगे उसको। ये सबके प्रयास से होगा कि महामारी को भगाने का काम, और सबने बहुत अच्छी तरह से प्रयास किया है। आगे जैसा कि बताया जा रहा है कि कोई तीसरी महामारी का रूप धारण करेगी बच्चों के लिए, उस पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए आप प्रयास अभी से कर रहे हैं? हाँ, प्रयास हमारे जारी, जैसे मैंने अभी भी आपसे कहा कि प्रयास की बात जो हमने आपसे बताई कि महिलाएं अगर उस चीज़ को थोड़ा सा जागरूकता के रूप में ये लें। अगर आज महिलाएं वैक्सीनेशन करा रही हैं, बच्चे तो कहीं बाहर जाएंगे नहीं क्योंकि विद्यालय बंद है, ना वो अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, ना अपने समुदाय से कहीं बाहर जा रहे हैं। बीमारी हम ही लेके आएंगे, और अगर वैक्सीनेशन हमने करा लिया तो जाहिर सी बात, या थोड़ा सा अपना जो गाइडलाइन जारी हुई है, हाथ धुलना, सैनिटाइजर, मास्क, अगर इसका हम पालन करेंगे तो जाहिर सी बात बीमारियां हमसे बहुत दूर भाग जाएंगी। अब एक प्रश्न ये है कि आपके गांव में बहुत से बुजुर्ग हैं, उनको क्या आप समझाना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? कोविड-19 के लिए कि अलग से? कोविड-19 के लिए भी और अन्य विषयों को लेकर के। गाँव के बुजुर्गों से तो पहले तो उनके लिए चरण स्पर्श, और उनके लिए तो कहना तो सब माइले बेमानी होगा क्योंकि वो लोग हमसे बहुत अनुभवशील हैं और बहुत आगे हैं। उनके लिए तो सिर्फ इतना है कि अपना आशीर्वाद और अपने सुझाव हमें बराबर देते रहें। जहाँ हम गलत हों वहाँ पे हमारे कान पकड़ें, और जहाँ पे हम सही हों वहाँ पे हमारा सही हो। कोविड-19 में बुजुर्ग लोग कम वैक्सीन की ओर ध्यान दे रहे हैं, उनको कैसे आप समझाएंगे? अब उनको समझाने का बस वही तरीका है कि भाई आप अपने बच्चों के लिए जीवन यापन करें, अपनी आने वाली पीढ़ी को आप क्या दे के जा रहे हैं, एक बीमारी या उज्जवल भविष्य। जाहिर सी बात वो उज्जवल भविष्य ढूंढेंगे क्योंकि बच्चों के लिए ही सब वो करते हैं। और रही बात बुजुर्गों की जो हमारे गांव के, उनका वैक्सीनेशन का ना कराने का सिर्फ एक जो रीज़न है वो भ्रांतियाँ और जो र्यूमर जो समाज में उड़ाए जाते हैं, कुछ पार्टी बेसिस हैं, कुछ किसी तरीके से इससे है। कोई आ गया उसने कहा वैक्सीनेशन, बाकी अभी हमारे गांव में 8-10 लोगों ने कराए वैक्सीनेशन, कोई दिक्कत नहीं उन्हें, वो हमारे रोल मॉडल हैं। आज हम उनको, बल्कि आज विचार बनाए थे, उनको लेके जाएंगे गांव में, उनको सबसे मिलाएंगे कि देखिए इनको कुछ नहीं हुआ, हमें आपको क्या हुआ। तो आप सरकार से चाह रहे हैं कि आपको गांव में एक वैक्सीनेशन का सेंटर लगाया जाए ताकि सभी लोग गांव में ही लगवा लें, ये चीज़ आप गवर्नमेंट से चाहेंगे? हाँ, इस चीज़ के लिए हमारा प्रयास, आज सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने हमसे कहा भी था, 2-3 दिन से प्रयासरत भी हैं, तो हमने कहा था कि पहले हम गांव में बात कर लें, इस विषय में आराम से बैठेंगे और गांव में जागरूकता का जो कार्यक्रम चला रहे हैं हम, क्योंकि 2-3 दिन से हम घूम रहे हैं बराबर गांव में, मिल रहे हैं लोगों से, और बराबर ये चीज़ चल रही है कि वैक्सीनेशन भी कराना है। जांच भी अभी हुई थी 3-4 दिन पहले, और इसके बाद में अब जो टीकाकरण वाला प्रोग्राम, इसको भी हो सकता है कि जल्द से जल्द, अभी क्योंकि 18 जो तीसरी लहर वाली बात चल रही, ऐसा नहीं आदमी खुद डरा हुआ है उस चीज़ के लिए। आदमी ने अब किया, लॉकडाउन का खुद पालन किया है, कराया नहीं गया, आदमी खुद डर गया कि हाँ ऐसे से ऐसा है। तो वो चीज़ है, तो गवर्नमेंट जितना कर रही है वो करी हमारे आपके लिए रही है, किसी अदर के लिए नहीं कर रही, वो हमारे लिए कर रही है, अपने देश के लिए कर रही है। तो हमारा भी एक फ़र्ज़ ये बनता है कि हम गवर्नमेंट का बराबर साथ दें, और जितना हो सकता है, मतलब जितना परहेज़ हो वो तो एक अलग बात है, और जितना जागरूकता हो सकती है उतनी समाज में फैलाएं, ना कि र्यूमर से दूर हटिए। आप प्रयास कीजिए, हमने पोलियो को भी भगाया, हेपेटाइटिस बी को भी भगाया, हैजा, चेचक जैसी बीमारियों को हम लोग लड़ चुके हैं, जो पुराने समय बहुत बड़ी महामारी थी। कोरोना कैसी है, इससे भी हम लोग आपस में बैठ के निपट लेंगे और निपट रहे हैं। मैं अमरपुर से ग्राम प्रधान अंजू देवी बोल रही हूँ, और मैं अपने ग्राम के विकास के लिए उचित कदम उठाऊंगी, और इसके मतलब कि अपना, और जो मतलब कि कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए उसके अच्छे प्रयत्न करूंगी। कि हमने अपने गांव के अंबरपुर गांव से प्रतिनिधि संजय जी से बात की और वहां के प्रधान जी से बात की और उनके विचारों को जाना।
न्यूज़ उत्तर प्रदेश की टीम के साथ कैमरामैन रजनीश के साथ में ब्यूरो चीफ वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से बड़ी खबर। ग्राम पंचायत और प्रधानों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले अक्सर जनता के बीच आते जाते रहते हैं, साथ ही अखबारों की सुर्खियां भी बनते हैं। अक्सर जांच के नाम पर अधिकारी लीपापोती करके ऐसे भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट भी दे देते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला जनपद कानपुर देहात के विकासखंड अकबरपुर की ग्राम पंचायत अकबरपुर का है, जहां 25 दिसंबर से प्रधानी का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी बीते 4 जनवरी को अचानक रात दिन काम कराकर वहां के अघोषित प्रधान ने 2 खड़ंजों का निर्माण कराया। आनंद फानंद में कराए जा रहे इस निर्माण की खबर बनाने पहुंची न्यूज उत्तर प्रदेश की टीम के पहुंचने पर अघोषित ग्राम प्रधान तब तक वहां से काम खत्म कराकर निकल चुके थे। न्यूज उत्तर प्रदेश की टीम ने उनसे मिलने का प्रयास किया तो वह कैमरे के सामने नहीं आए। दर्शकों को बताते चले कि अंबरपुर गांव के प्रधान मान सिंह कोरी नाम मात्र के प्रधान है और प्रधानी की अघोषित रूप से सारी भागदौड़ दबंग बबलू पाल के हाथों में रहती है। पिछले 5 वर्षों से कागजों में नाम किसी और का था और काम कोई और कराता रहा। न्यूज उत्तर प्रदेश की टीम ने निर्माण की जमीनी हकीकत देखी तो निर्माण में उपयोग की गई सारी सामग्री और मसाले भी मानक के विपरीत निकले। ग्रामीणों ने कैमरे के आकर अचानक निर्माण में किए जाने की पोल खोली तथा बाल श्रमिक द्वारा भी काम कराए जाने की बात बताई गई। इस मामले में एक बाल श्रमिक के पिता ने कैमरे के आगे आकर भी स्वीकार किया कि दबंग बबलू पाल ने उनके नाबालिग बेटे को 300 रुपए देकर निर्माण के लिए लाए थे और पूरे दिन काम कराया था। क्या नाम है आपका? हमारा श्री राम नाम गौतम। कहाँ के रहने वाले? अंबरपुर। क्या मामला है कि आप पता लगा कि जैसे कि आपके बच्चा नाबालिग होने के बाद रात में काम करवाया गया? ये हम यहाँ पता लगता था कि काम हो रहा था, हमें पता लगा कि हमारा भतीज है ना, वो हमसे पूछने आए तो हमने कहा देखो शायद बबलू प्रधान ढूंढा तो लेबर ये तो नहीं मान लेंगे। 2 लड़का तो एक निज नाम का लड़का एक हमारा भतीज 2 कह ले। तब 2 बजे रात का हमारा भाई आया तब यहाँ उसको मिला तो हमको बताने गया कि वहाँ पंचायत घर में काम हो रहा। तो हमको काम तो कल खरंजो में दिन में हो रहा तो रात में हो रहा पंचायत घर की। अब आए 10-11 बजे तक कुछ ना ईटा सीटा उसके बाद ये रात में सब ईटा सीटा हो फिर लेबर ढूंढेगे और सब। कौन सी रात? कल 4 तारीख वाली रात है? कल, हाँ कल और आज रात में काम। आपके भतीजे कितनी उम्र होगी? करीब हुई है 12-13 साल की और वैसे हो गए ये 12-13 साल की उम्र। पैसा कितना दिया उनको? पैसा उनको जहाँ 300 रुपए दिहाड़ी। उधर जब न्यूज उत्तर प्रदेश की टीम नाम मात्र के प्रधान से मिली तो वह प्रधानी खत्म हो जाने के बाद हो रहे इस निर्माण कार्य के संबंध में कोई समुचित जवाब नहीं दे सके। ज्यादा पूछने पर उन्होंने बताया कि प्रधानी का सारा काम मेरे भाई साहब देखते हैं, उनका नाम बबलू पाल है और मैं उन्हीं के घर पर रहता हूँ। कागजों में ये अंकित इस ग्राम प्रधान से कोई भी बात करने पर यह अंदाजा लगा लेगा कि वह मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति है। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तो गांव के प्रधान को है तुम हो। अभी ये कल की तारीख में जो खड़ंजे का निर्माण हुआ है वो तुम्हारी अनुमति से हुआ है? कैसे क्यों करवाया तुमने? जब बस्ता 25 तारीख से बंद हो गए थे तो किसके आदेश पे ये काम करा दिया कि प्रधानी को चला रहा? तुम्हारे आप देख रहे हैं कोई और देख रहा है? भाई साहब का नाम क्या है? भाई साहब का नाम क्या है? जो भाई साहब देख रहे हैं उनका नाम क्या है? नहीं पता है नाम? नाम नहीं पता है? जो प्रधानी देख रहे हैं उनका नाम नहीं तुम्हें पता? तुम कहाँ के रहने वाले हो? अंबरपुर के। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? यही गांव में रहते थे? माता जी? माता जी क्या नाम है? तुम्हारी ननिहाल कहाँ है? ये तो मकान जो है बबलू पाल का है। तो बबलू पाल के मकान में तुम प्रधान होने के साथ तुम्हारा मकान कहाँ है? तो तुम बबलू पाल के यहाँ रहते हो? प्रधानी चलाते बबलू पाल है। तुम उनके कौन हो? भाई तो हो नहीं सकते क्योंकि वो पाल है, आप पोरी लिख रहे हो।
सही सही बताओ कहाँ के रहने वाले हो, क्या है तुम, यहाँ क्या करते हो, यहाँ पे क्या करते हो, काम करते हो, काहे का आटा चक्की चलाते हो, इनके घर में नौकरी करते हो, नौकरी करते हो, ठीक। ऐसे में ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पिछले 5 वर्षों में इस गांव में क्या क्या गोलमाल हुआ होगा। आश्चर्यजनक बात यह है कि पिछले 5 वर्षों में हो रहे इस गोलमाल के बाद 25 दिसंबर को प्रधानी खत्म हो जाने के बाद भी अभी भी भ्रष्टाचारियों का पेट नहीं भरा था। उसके बाद भी अचानक आनंद फानंद में खड़ंजा निर्माण करके निश्चित रूप से एक मोटी रकम डकाल ली गई होगी। न्यूज उत्तर प्रदेश की टीम ने इस संबंध में सीडीओ कानपुर देहात को अवगत कराया। उन्होंने कहा मामले को दिखाया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर कानपुर देहात डीपीआरओ अशोक कुमार से भी न्यूज उत्तर प्रदेश की टीम ने जानकारी चाही तो उन्होंने भी कैमरे पर आकर मामले को देखे जाने की बात कही। ये जो अंबरपुर गाँव का मामला आपको नहीं समझाया गया है, इसका क्या कहना चाहेंगे? प्रधान को जी वर्तमान काम करा रहे हैं, उस पर क्या शासन के रूल है उन्हें आप 25 दिसंबर की रात के 12 बजे से 2015 के निर्वाचित ग्राम प्रधान और उनकी जो उप समितियां हैं, इनका कार्यकाल समाप्त होने के साथ इनका अधिकार समाप्त हो गया है। 25 दिसंबर की रात्रि से ग्राम निधि के खाते का अंतरण ग्राम प्रधान के स्थान पे नवनियुक्त जो प्रशासक हैं, शासन के निर्देशानुसार चुने गए हैं, हर ब्लॉक के एडीओ को प्रशासक बनाया गया है। अब प्रशासक और ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर से खाते का संचालन हो रहा है। गांव में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं 25 दिसंबर के बाद से वो प्रशासक और ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से कराए जा रहे हैं। अब न तो प्रधान का अस्तित्व रह गया, वो पूर्व प्रधान हो चुके, और न ही उन्हें किसी प्रकार के विकास कार्य करने का अधिकार रह गया। लेकिन हकीकत के धरातल पर मामले की जांच का रहस्य पर्दा उठ पाएगा या नहीं, ये तो दर्शकों को भविष्य में ही पता चल पाएगा। यह जांच का विषय है कि जांच में सारे तथ्य सामने आएंगे। अब देखना यह है कि जनपद कानपुर देहात के आला अधिकारी, जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी इस रहस्यमय निर्माण की जांच कराकर मामले का पर्दाफाश करते हैं या फिर लीपापोती करके समाज के आम नागरिकों को नकारात्मक संदेश देंगे या फिर कार्रवाई करके सकारात्मक संदेश देंगे। किस गाँव से? अंबरपुर से। क्या मामला है? मामला ये है कि आज रात में खरंजे में काम हुआ और पंचायत घर में लगभग 2 बजे 2:30 तक काम हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि रात में ही काम करवाना पड़ा? क्योंकि ये अभी हुआ, ये आगे का प्रोसेस मालूम नहीं, लेकिन आज रात में 4 तारीख की रात में काम हुआ। तो क्या कितने लेबर लगे हुए थे? 30-35 लेबर और नाबालिग बच्चे भी थे। किसके द्वारा काम हुआ? ये प्रधान के द्वारा। क्या नाम है? मान सिंह, और उसका जो पत्नी है बबली पाल। मान सिंह कौन है? वो प्रधान है। कहाँ के रहने वाले? दादा आपका नाम क्या? रघुनाथ प्रसाद। और गाँव का नाम कौन सा है? अंबरपुर। ये सड़क का निर्माण कब हुआ? रात में भाई आज अपने आज रात का मतलब 4 तारीख की रात है। हाँ, आपने किसी से पूछा नहीं कि ये सड़क का निर्माण क्यों कराया रहा? अब हमें क्या मालूम साहब, हम का बोलेंगे। कितने आदमी काम कर रहे थे? काम तो ना 10-15 लोग बीच कर रहे हैं। क्या बजे रात तक काम हुआ? रात 9 बजे तक। धन्यवाद। हाँ, ये सड़क कब बनी थी? बना तो कुल दिन थे यार। हाँ, काल ये सब पूरा बनी है। कल ये पूरी बनी है? हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ। बने रहिए इस तरह की खबरों के साथ। न्यूज उत्तर प्रदेश से विजय शंकर कौशल की रिपोर्ट। गई रणभेरी, तैयार है छोटे चुनाव के बड़े लड़ैया। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाएंगे, हर जिले की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए गांव की सड़क। किस गांव के निवासी हैं आप? नरिया। क्या आपके गांव की क्या समस्या है? हमें तो भाई कुछ मालूम नहीं है। नहीं, तुम्हारी क्या समस्या गांव में? हमारे कुछ नहीं, कोई समस्या। अभी आपने बताए थे नाली। नाली बता रहे, नाली दुआरे पर की बात थी, तो नाली वाले नहीं आवे झारण, वो हमारे हम साफ करे थे। कई बार आपने चेयरमैन से, यहाँ के नगर प्रधान से कहा कुछ? हमने कुछ नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा आपने कि हमारे यहाँ सफाई नहीं होती है? अरे कहाँ माले टोला भर भाई, टोला भरी है तो माले हमारे ही अकेले थोड़ा नाली है, तो हमारे द्वारे गंदा थे, हम साफ कर देते। किस गांव के हैं?
नरिया महाराज। क्या है आपकी समस्या? समस्या यह है कि बैठने का जगह नहीं है, ना कुछ मड़ैया है, कुछ नहीं है। आपको कॉलोनी तो सरकार द्वारा आ रही थी, क्या आपने कॉलोनी मिली? कुछ नहीं मिला अभी। कहा गया था, प्रधान से कहा था 2-3-4 दिन गई, मालकिन गई, रो रो के बताया, कुछ नहीं समस्या समझते हैं। फिर क्या कहा उन्होंने? कान लगा अब कि रुक जाओ, बस यही कहते रहे। अब आगामी चुनाव में क्या चाह रहे हैं, कैसा प्रधान चाहते हैं? अब प्रधान तो हम ऐसा चाहते के मान ले हम का मान ले बिस्वा खान जगह दे मान ले मड़ैया अपन ढल न कॉलोनी मिले तो बस। तो जमीन तो प्रधान अपने पास से तो दे नहीं पाएगा, उसके खाते में तो जमीन होती नहीं, वो तो आवंटन करा सकता है। तो आप किसी लालचवश प्रधान बना रहे हो या निष्पक्ष प्रधान बनाना चाहते हैं? अब हम लोग तो अब अपन भैया ठाड़ हम तो नहीं का वोट देवे मान लो। ठीक। दादा आपका परिचय? हमारा परिचय श्री बाबूराम पाल। क्या समस्या है आपके गांव की? हमारे गांव की समस्या बहुत पिछड़ी हुई है, जरा उसको संभालने के लिए हम एक प्रत्याशी अच्छा चुनना चाहते हैं। समस्या बताइए आप पहले की क्या? हमारे गांव में नाली वगैरह, ये रोड खरंजा, ये सब बिगड़े पड़े हैं। इनको कोई संभालने वाला ये प्रधान नहीं है। ये प्रधान जो है इस समय मौजूदी हालत में वो बिल्कुल बेकार है। वो केवल अपना एक छाया देखता है, अपना ये घर मकान तक का दुकान बनाता है, लेकिन जनता को नहीं देख रहा है। तो आप आगामी चुनाव में क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि कोई अच्छा प्रत्याशी ऐसा बने जो गांव का विकास कर सके। परिचय क्या है आपका? हाँ? क्या परिचय है? नाम बताओ। नाम हमने बता दिया। क्या? राम आसरे। समस्या क्या है? समस्या हम गरीब आदमी भाई साहब, 1 बीघा खेत है हमारे पास, और ये भी बच्चा जानता हमारा, सुन लड़की का बच्चा है ये, क्यों हमको इन्हें 1 बीघा खरीद दी, समझे? तो ये हमारी परिस्थिति जानता है कि क्या है ये क्या नहीं है। तो आप चाहते क्या थे प्रधान? अब चाहते हैं ये कि हमारा कोई एक साथ विद्यार्थी प्रधान बन जाए जो जनता को देखे, नाली लेटरिंग पेट पट्टा कुछ करे गरीब का कि जीने दे। आपको आवास मिला था? हाँ जी, हमें मिली थी, कॉलोनी मिली थी। कॉलोनी में कुछ लगा था? ऐसा आरोप लगाया गया कि कॉलोनी में पैसा लिया गया, आपने कुछ लगा था? हाँ लगा था साहब, बाकी कह नहीं सकते हैं। ये गलत है न देना, किसी सरकार का पैसा जो मिला है आपको जी, उस पर किसी को रिश्वत देना गलत है? हमारा नाम छेदीलाल कश्यप, मैं गांव का एक सदस्य हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे गांव का सारा विकास वर्तमान प्रधान ने रोक लिया और उसका हनन किया। इस कारण से हमारे गांव का विकास पिछड़ा हुआ है और इस विकास की योजना को निरंजना दीक्षित ने प्रतिज्ञा की है कि हम विकास के मार्ग पर ले जाएंगी, इसीलिए इनको हम चुनाव के लाना आपको चाहते पता है रंजना जी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाँ, कैमरा। ठीक है भाई साहब, आपका परिचय? मैं नीरज दीक्षित इस गांव का निवासी हूं, और ये जो चुनाव का प्रक्रिया समय चल रहा है, जिसमें मैं स्वयं अपनी धर्मपत्नी रंजना दीक्षित को चुनाव लड़ा रहा हूं। गांव के विकास के लिए, गांव के हित के लिए हम इस चुनाव प्रक्रिया में जब भी भ्रमण कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सामने दिख रही हैं। ऐसे ऐसे घर हमने देखे हैं जिनके घर में छत नहीं है, खाने पीने के बर्तन या लोग खुली छत में पल्लर डाले रह रहे हैं, जबकि हमारा गांव लोहिया था। पिछले विगत वर्षों में जो काम हुआ, लोहिया गांव घोषित हुआ, सरकार से बहुत सारे आवास आए। उन आवासों में आज गरीब जनता को आवास नहीं मुहैया हो पाए। जब लोगों से पता कराया तो जानकारी में आया कि जो आवास मिलना चाहिए जिस गरीब को,
वो आवास उसको पैसे के अभाव में नहीं मिला, चूंकि उस आवास लेने के लिए उस व्यक्ति से रिश्वत मांगी जाती थी। रिश्वत जिसने दे दिया है, कोई 30,000 कोई 50,000, उसको वो आवास मुहैया होता था। सरकार दे रही है, फ्री में दे रही है, गरीब की सहायता कर रही है, सरकार मदद करना चाहती है गरीबों की, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि लोगों ने उसको अपना दुकान चलाने का, एक कमाई का जरिया अपना बना लिया कि हम आवास देंगे तो तुमसे पैसा लेंगे। जो भी गरीब परिवार है, अगर उसके पास पैसा होता तो वो अपनी मड़ैया झोपड़ी खुद बना सकता था, लेकिन इस अभाव में तमाम ऐसे लोगों को दिया गया है जिनके पास आवास है, पक्की छतें हैं, फिर भी उनको दाएं बाएं करके उनको दिया गया, चूंकि उन्होंने रिश्वत के रूप में कहीं ना कहीं चुपचाप पैसा दिया है। आज वो रोते घूम रहे हैं। बहुत सारे हमारे गरीब परिवार यहाँ से लगाकर हमारे, चूंकि गांव में 2 पुरवा भी लगते हैं, जो दयनीय दशा देख रहे हैं। आज टट्टर बांस की झोपड़ी बना करके लोग रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। जो आज लोहिया ग्राम होने के नाते हमारे पूरे जनता को आवास मिल सकता था, लेकिन गरीबी के अभाव में पैसा न देने के कारण नहीं दिया गया है। अभी भी पूर्व प्रधानों ने ज्यादातर अपने हित में अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को और अपने खुद लोगों को ही अपनी कहीं ना कहीं पट्टा देने का काम किया है। ये जमीन है, गांव समाज का है, इसमें पूरे लोगों का हक बनता है। आज अगर हम इसी तरीके से सारी जमीनें रिश्वतखोर में लोगों को बांट देंगे तो निश्चित है हमारे गांव की भूमि नहीं बच पाएगी। आज भी जनता परेशान है। घर में पड़ोस में हैंडपैप लगा है, लेकिन हैंडपैप में पानी नहीं आ रहा है। मरम्मत के लिए कहा जाता है, लेकिन मरम्मत नहीं हो पा रही। आज भी सफाई कर्मचारी लगे होते हैं गांव में, वेतन मिलता है उनको, लेकिन पूछा जाए क्या आपके घर के दरवाजे की नाली साफ है, देखा जाए तो ना नाली साफ है और ना ही रास्ता ऐसी जगह पे पड़ी हुई है कि लोगों के घर बने हैं, बरसात में लोगों को निकलना दूभर होता है। वो अपने घरों से निकल करके बाहर नहीं जा पा रहे हैं, चूंकि कीचड़ पड़ा है, वहां पर न खरंजा है न नाली है। आज भी हमारा गांव एक अकबरपुर से नजदीक जुड़ा हुआ गांव है, विकसित गांव है, हो सकता है, लेकिन कुछ चंद लालच में लोगों को फंसने के कारण आज हमारा गांव बसीभूत के तरीके जी रही है जनता। कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, चाहे वो सरकार की योजनाओं के अंतर्गत हो। हमारे गांव में आज बहुत सारी विधवाओं को न पेंशन मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को जो 60 साल के ऊपर जो भारत सरकार उनको देना चाहती है कि हमारा पेंशन का काम हो, लेकिन उन्हें पेंशन मुहैया नहीं है। आज यहाँ तक कि जनता ने यह भी कहा कि अगर कोई साइन कराने भी जाता है प्रधान के यहाँ तो उसका भी चार्ज लेना चाहते हैं। ऐसे प्रतिनिधि को आज जनता नकारने के विचार बना चुकी है और बाकी आज हम समग्र विकास कराने की जो और मैं जनता से ये अपील भी करूंगा कि आज ये जो प्रधान पद का जो हमारी पत्नी प्रत्याशी हैं रंजना दीक्षित, और हमारा जो चुनाव निशान हमको मिला हुआ है वो कैमरा है, और इस कैमरा में इस चुनाव निशान पर जनता अपनी मोहर लगाए। और जनता के साथ मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस जनता को आज हमारी गांव की जनता एक जो गांव का जो परिवेश है गांव से हटा करके कहीं ना कहीं इसको कस्बे और शहर का दर्जा देंगे। इतना सारा काम कराने की जो हमने प्रतिज्ञा लिया है, हम इस गांव को खुशहाल बनाना चाहते हैं। जनता को संदेश हम यही देना चाहेंगे कि हमारी जनता, ये हमारा गांव है और हमारी गांव की जनता है, ये खुश और खुशहाल कैसे रह सकती है, इसका हम पूरे शिद्दत के साथ जनता के साथ जुड़ेंगे और जनता के साथ बीच में रह करके उनके हर पहलू पर हम उनके साथ रहेंगे। उनकी खुशी में हम अपने सर्वस्व सारी चीज़ें उन पर निछावर करेंगे ताकि हमारे गांव की जनता एक खुशहाल जनता के रूप में, चूँकि हमारा डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ गांव है, ये विकासशील गांव बन सकता है
और विकास करा करके इस गांव को विकासशील बनाना है। बज गई रणभेरी। तैयार है छोटे चुनाव के बड़े लड़ैया। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाएंगे हर जिले की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए गांव की सड़कें। न्यूज उत्तर प्रदेश की टीम आज गांव में पहुंची हुई है, कोल्हा ब्लॉक के, जहां पे पंचायत क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी आए हुए हैं और जानते हैं कि गांव के लोगों की समस्या क्या है और फिर प्रत्याशी जी से पूछेंगे कि गांव की भलाई के लिए क्या क्या उद्देश्य लेकर के है। आइए मिलते हैं गांव के लोगों से। दादा, आपके गांव की मुख्य समस्या क्या है? हमारी समस्या है यहाँ की, मतलब पानी की भी है और मतलब गरीब गांव, नालियाँ हैं, गरीब गांव है। ये अम्बेडकर ग्राम रहा है, लेकिन कोई मतलब अभी विकास पूरा नहीं हो पाया। आप यहाँ से
कैसा अपना क्षेत्र का प्रत्याशी चाहते हैं? अच्छा, जो कर्मठ हो, हमारा क्षेत्र का ध्यान रखे और जगरूप सिंह जैसे हैं। आप जगरूप सिंह से कितने दिनों से जानते हैं, कब से जानते हैं इनको? बहुत दिनों से, इसलिए कि हम इनके गांव में रह चुके हैं, यानी जरसेन ग्राम पंचायत में रहे हैं। तो आपका पुराना परिचय है। हाँ। और आपको उम्मीद है कि हमारे प्रत्याशी हमारा पूरा ध्यान रखेंगे? बिल्कुल नहीं, हमारा अकेले नहीं, गांव का भी, गांव का रुझान ये है, गांव का भी ध्यान रखेंगे। आ रहे हैं जिला पंचायत के लिए। आपकी कोई मूलभूत समस्या रही हो वो पहले आप बताएं। देखिए, वैसे समस्या तो जीवन में कभी भी खत्म नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मुझे समस्या है तो ये जो नाले खुदे पड़े हुए हैं, इनसे मुझे इतना कष्ट होता है कि जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कई बार ये हुआ है कि यहाँ हम गिरते गिरते बचे हैं। तो मैं आदरणीय जगरूप जी से अनुरोध करूँगा कि आप अगर अपने कार्य में सक्सेस होते हैं तो सबसे पहले आप हमारी ये समस्या दूर करें कि ये जो नाले यहाँ बने हुए हैं ये सही तरीके से बन जाएं। इस पर जगरूप कहा हुआ है। मैं इस कार्य को प्राथमिकता और प्रथम स्तर पर करने के लिए अपने आप को उद्धृत करूंगा और इनकी समस्या का प्रथम निदान करके अपने आप को सफल समझूंगा। धन्यवाद। और मैं मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से माननीय जगरूप जी ने योजनाओं को गिनाया है, अगर इसी तरह से कार्य हो तो ऐसे नेता को जिताने से बहुत बड़ा लाभ है और सबको सहयोग करना चाहिए। और सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे आदरणीय जगरूप जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या समस्या है आपके गांव की? समस्या तो साहब इसी है कि कुछ बनना है, कुछ नहीं आती है। हाँ, अब जैसे ये यहाँ पर ये खरंजा हमारे यहाँ दरवाजे पड़ा है तो यहाँ ये पानी भर जाता है बरसात में साहब। हाँ, तो इसके ढाल ये जो हो जाए तो बहुत अच्छा। ये और वो इन समस्याओं को निपटाने के लिए आप वर्तमान में अच्छा किस प्रत्याशी को चाह रहे हैं? अच्छा, क्या नाम है प्रत्याशी जिसको आप सपोर्ट करें जिला पंचायत में? जी, किसको बता? जगरूप सिंह। अच्छा, आप उनसे संतुष्ट है जगरूप सिंह से? हाँ, ठीक है। गरीब लोग हैं जैसे झोपड़े में रह रहे हैं तो उनको कोई आवास नहीं इस टाइम पे, और जिनके पक्के मकान बने हुए हैं उनको आवास मिल रहा है। और उनसे पैसे ले, जिनके जो प्रधान को पैसे नहीं दे पा रहा है उसका आवास ही नहीं है। हमारे बड़े भैया हैं जो बाहर बंगलिया में रहते हैं, आपको दिखाते चल के, बिल्कुल ऐसे 15 साल जैसे रह रहे हम लोग, उनकी कोई सुनवाई नहीं है और ऐसे टालते टालते आज। क्या इसके पहले आपने कभी ऐसी कोई शिकायत की है किसी से? हमने ऑनलाइन शिकायत की थी, उसका कोई निस्तारण नहीं होगा। आप बताओ, कोई समस्या है आपके आगे? बहुत समस्याएं हैं। मेरे गांव में कोई काम नहीं हो रहा और मुझे प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो काम करा सके। वो मेरे सामने प्रत्याशी हैं जगरूप संखवार, जरसेन के निवासी हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं। आपने उनके विषय में क्यों सपोर्ट किया? कोई आपको लोभ लालच मिला या? कोई लोभ लालच नहीं है, वो एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, उनको काम कराने का अनुभव है, वो काम करा सकते हैं। ऐसा तुम्हें विश्वास है? विश्वास है। ठीक, आपको विश्वास है। आप जैसा कि गांव में भ्रमण कर रहे हैं और ये रास्ता आपने देखी है, अगर आप अपने कार्यकाल में आपको यहाँ जनता लाइक करती है और आपको समर्थित करती है, वोट देती है, तो आप क्या इस लायक काम के लिए करेंगे? भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इस राज्य का जो प्राथमिक प्रदेश है उसका नाम उत्तर प्रदेश। भारत की जनता गांव में रहती है। गांव में अभी तक ऐसे आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए हैं जिससे गांव का आदमी शहर की ओर भागना बंद हो जाए। उसके मुख्य कारण ये आप देख ही रहे हैं कि नालियों में बचबचाता हुआ पानी, इससे निकलते हुए मच्छर, जब इन लोगों को काटते हैं तो न जाने कितने तरह की भयावह बीमारियां पैदा होती हैं और कमाया हुआ पैसा डॉक्टर के कोख में चला जाता है। ऐसी स्थिति में मैं इन गाँव की सुधार में ये प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि यदि स्वास्थ्य है तो जीवन है, यदि स्वास्थ्य ही नहीं है तो हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं अवेयरनेस लाऊंगा, जागरूकता लाऊंगा प्रत्येक व्यक्ति में कि हमें पहले काम क्या करना चाहिए। जैसे दैनिक क्रियाकलाप करने के बाद हम लोग
नाश्ते की लिए व्यवस्था करते हैं, इसी तरह से प्रत्येक माता पिता और गार्जियन को मैं बुलाकर कहूंगा, सबसे पहले बच्चों को शिक्षा दीजिए। शिक्षा जब बच्चों के पास होगी तो दैनिक क्रियाकलापों के साथ उसका जीवन में समागम होगा और वो बच्चे उस गांव के भविष्य बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात है, यहाँ पर सरकारी योजनाओं को मैं गांव में चलकर घूम करके मतदाताओं से पूछ रहा हूँ, तो उन योजनाओं का संचालन उस आधार पर नहीं हो पा रहा है जिस अनुसार इसको चाहिए। तो मैं महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, जल संरक्षण के लिए जो योजनाएं हैं, हमारे कृषकों के लिए जो योजनाएं हैं, हमारे नौजवानों के लिए जो कौशल दक्षता योजनाएं हैं, इस तरह की तमाम योजनाओं का संचालन हो रहा है। उनका संचालन हम गांव स्तर पर इस जिले के प्रशासन को लाकर करेंगे। गांव-गांव में हम डीएम, सीडीओ और एसडीएम की बैठकें करके इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए तैयारी करेंगे। इन स्थितियों में मैं प्रधान जी जैसे लोगों से साथ ले करके और प्रत्येक समस्या पर बैठ करके गांव में छोटी छोटी गोष्ठियां करूंगा। गोष्ठियों से उठे प्रश्नों को अपनी अंक में नोट करके और विशेष स्तर से चल करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मंडलायुक्त और प्रशासन से मिलकर के शासन को अवगत कराता रहूंगा इन गांव की समस्या क्या है। हमारे कोरबा क्षेत्र के 42 गांव में हमारी योजनाओं का एक सुंदर सा ढांचा तैयार किया गया है। यदि मैं विजयी घोषित होता हूं या नहीं भी घोषित होता हूं, तब भी उन योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। मानव जीवन स्वस्थ रहेगा यदि पानी अच्छा है। जिस देश का पानी अच्छा नहीं होगा उस देश का जवान कभी जवान अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं सबसे पहले स्वस्थ पानी की बात करूंगा। स्वस्थ पानी मिलेगा तो हमारे लोगों में, नौजवानों में एक जीवन के संचरण के साथ साथ बौद्धिक क्रियाकलापों में उसके परिवर्तन आएगा। क्योंकि कहा गया है यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो अच्छा दिमाग उसमें बसता है, हेल्दी दिमाग उसमें बसता है, उसके प्रयास होंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ का जो लेबर तबका है, लेबर तबका को मैं अपने स्तर से नोटिफाई कराकर गांव-गांव में और उनके जीवन के लिए जो समस्याओं का निस्तारण करने के लिए सहयोग दिया जाता है उसके लिए प्रशासन से मांग करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस विजय यात्रा के लिए सतत प्रयासरत हूं। मैं समस्त मतदाताओं से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप हमको वोट करें और 26 तारीख को विशेष तौर से अपने खान पान सबको त्याग कर 1 घंटा हमें समय दें, हमें वोट करें और 2 मई को विजय दिवस के रूप में ना मनाकर सामान्य दिवस के रूप में मना करके जन जन में प्रचार किया जाए कि मेरे मत का सम्मान हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके गांव की मुख्य समस्या क्या है? अब समस्या का हमें कुछ नहीं मिलता, ना कॉलोनी ना आलोनी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अब सपोर्ट का नहीं इनका, अब हमके क्या बता दें। किसका नाम है? आप किसके नाम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं? अब नाम है इनके जगरूप से। ठीक। भाई साहब, आप अपने चुनाव क्षेत्र में किन मुद्दों से या कोई ऐसी बात जो आप जनता को कहना चाहते हैं वो आप? मानव के जनजीवन में लोकतांत्रिक भावना की कदर करने के लिए हम मतदाता की विशेष मांगों पर ध्यान देंगे और जब मतदाताओं के इस आकर्षण का बिंदु हम जीत के प्रतीक बनेंगे तब हम ये देखेंगे किस गांव की किस स्थान से कितना अधिक वोट मिला। ये मैं मानूंगा कि मेरी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति वहां पर लोगों ने बहुत तहे दिल से समझी है और ऐसी स्थिति में इन लोगों ने हमें बहुमत से यहाँ आगे बढ़ाया है। ऐसे गाँव को मैं प्राथमिकता के स्तर पर हमारी सरकारी समस्त योजनाओं का संचालन एवं उस गांव को गोदनामे के तहत ले करके हम यूनिट की भी स्थापना करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि प्रत्येक प्रतिनिधि इसी तरह का मॉडल प्रस्तुत करके अन्य लोगों के, अन्य गांवों के विकास में योगदान दे, एक उदाहरण बने, एक नमूना बने और सभी लोग इसको अडॉप्टेशन करने का प्रयास करें। यही मेरा उस गांव के लिए कथन है। भारतीय जनता पार्टी कानपुर देहात पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन नुमाइश मैदान सिकंदरा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पिछड़ा आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर ने खचाखच भरे मैदान में लोगों को संबोधित किया। सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा एक परिवारवादी पार्टी है जिसका मुख्य उद्देश्य जनता के धन को लूटना है। सरकारी नौकरियों में सपा सरकार में उगाही का दौर प्रारंभ हो जाता था। लाखों रुपए लेकर पोस्टिंग दी जाती थी।
सपा सरकार में जातिवाद हावी था। चारों तरफ भ्रष्टाचार का माहौल था। थानों में सपा के गुंडे दलाली करते थे, माफियाओं का राज था। योगी सरकार आते ही इन गुंडों को सही स्थान पर पहुंचाया गया, लॉ एंड ऑर्डर सही किया गया, नए एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की, कई एयरपोर्ट बनाए गए। पिछड़ों के उत्थान के लिए पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। पिछड़ों का जीवन स्तर सुधारने के लिए मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना सहित नए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। गरीब को फ्री में गैस कनेक्शन एवं स्वास्थ्य बीमा कार्ड मोदी एवं योगी सरकार द्वारा प्रदान किया गया। किसानों का ऋण माफी एवं फसल का मूल्य बढ़ाया गया। गन्ना किसानों को समय से भुगतान किया गया। गरीब माताओं को शौचालय एवं हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम मोदी योगी सरकार द्वारा किया गया। कई दशकों से चला आ रहा राम मंदिर बनाने का निर्माण प्रस्तुत किया गया। धारा 370 को खत्म किया गया। बनारस में आस्था का केंद्र भगवान शंकर के मंदिर का भव्य शिव प्रदान किया गया। कोरोना आपदा के बावजूद अन्न महोत्सव योजना के अंतर्गत योजना के मुफ्त राशन 2 गुना प्रदान किया गया। योगी सरकार निश्चित 350 सीटों का आंकड़ा प्राप्त करेगी। जिला अध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान ने पिछड़ा वर्ग के भारी संख्या में आए हुए जनमानस को धन्यवाद प्रेषित किया। पिछला मोर्चा के जिला अध्यक्ष साकेत पाल ने चारों विधानसभाओं से आए हुए पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों का स्वागत किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान, राज्य मंत्री अजित पाल, विधायक विनोद कटियार, निर्मला संखवार, प्रतिभा शुक्ला, जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष साकेत पाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा मनोज राजपूत, डॉक्टर सतीश शुक्ला, बंसलाल कटियार, परवेश कटियार, संचालक ब्लॉक प्रमुख राहुल तिवारी, राहुल सविता, दिनेश मिश्रा, सत्येंद्र